Click to subscribe channel. Press bell icon for notification. हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे इम्यूनिटी है, स्टेरिलाइजेशन है, बैक्टीरिया के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन इनसे आते रहते हैं। कई बार जो माइक्रोबायोलॉजी में जो साइंटिस्ट है उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो मैंने इन्हीं के आधार पर इनके दो पार्ट बनाए हैं। पार्ट फर्स्ट जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की और स्टेरिलाइजेशन इम्यूनिटी की, और पार्ट सेकंड जिसके अंदर हम बैक्टीरिया और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा मैं इसका पार्ट थर्ड भी बनाऊंगा जिसके अंदर बनाऊंगा मैं इसके MCQ, जो भी इम्पोर्टेंट MCQ है उसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड में। तो आप सभी पार्ट को देखते रहिए। सबसे पहले जो ये पार्ट बनेगा ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद में पार्ट सेकेंड, इसके बाद में पार्ट थर्ड। ठीक है, तो जो भी वीडियो बनेंगे इनमें एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें सबसे पहले देखिए हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन माइक्रोबायोलॉजी। हम बात करेंगे माइलस्टोन की। तो इनसे सबसे पहले देखिए लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो लुईस पास्चर है उनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन आया हुआ है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? लुईस पास्चर को। अब इसका योगदान क्या था? इनका योगदान था इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने एंथ्रेक्स और रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने स्टेनिंग टेक्निक और कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया के ग्रोथ के बारे में बताया था। ठीक है, और रॉबर्ट कोच है, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? आंसर रॉबर्ट कोच। ठीक है, और रॉबर्ट कोच ने ही जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी खोज की थी। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक है उनके बारे में बताया। नेक्स्ट लाइन देखिए लॉर्ड लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किसे कहते हैं? लॉर्ड लिस्टर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार सर्जरी के दौरान एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया। ठीक है, जो एंटीसेप्टिक थी वो कौन सा था? कार्बोलिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने एंटीसेप्टिक का यूज़ किया था कार्बोलिक एसिड का, इसीलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, हेंसेंस ने लेप्रोसी के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री की खोज की थी। ठीक है, जो हेंसन एक साइंटिस्ट थे, लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उनकी खोज की थी। इसीलिए लेप्रोसी को कौन से नाम से जाना जाता है? हेंसेंस डिजीज। ये क्वेश्चन एक या दो बार एग्जाम में आया हुआ है। हेंसेंस डिजीज किसे कहते हैं? लेप्रोसी को हेंसेंस डिजीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी उसकी खोज की थी। ठीक है, वैक्सीन की सबसे पहले खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसका निर्माण किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन के बारे में। मैंने स्टेरिलाइजेशन के कंप्लीट एक वीडियो भी बनाया हुआ है। इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हॉट एयर ओवन टेम्परेचर फॉर स्टेरिलाइजेशन इज 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो हॉट एयर ओवन है उसका टेम्परेचर कितना होगा? उसका टेम्परेचर होगा 160 डिग्री सेल्सियस, वो भी 1 घंटे के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए हॉट एयर ओवन में कौन से प्रोडक्ट उनका स्टेरिलाइजेशन करेंगे? तो जो इम्पोर्टेंट है कौन से? ग्लास प्रोडक्ट। ठीक है, जो ग्लास प्रोडक्ट है वो फर्स्ट चॉइस है हॉट एयर ओवन में। ठीक है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए ऑटोक्लेव।
ऑटोक्लेव के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आगे लिख भी रखा है कि कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एम्स के भी अलग अलग एग्ज़ाम हैं, उनमें अलग अलग बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोक्लेव के बारे में। तो देखिए, जो ऑटोक्लेव है यह मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा का टाइप है ये? मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, और यह स्टेरिलाइजेशन का बेस्ट मेथड माना जाता है, सुपीरियर मेथड माना जाता है। कौन सा? ऑटोक्लेव। अब नेक्स्ट देखिए, ऑटोक्लेव टेम्परेचर। ऑटोक्लेव टेम्परेचर कितना होगा? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट के लिए। और इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 15 LBS, 15 LBS। और इसके अंदर जो स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट है, यानी कौन सी चीज़ों का जब स्टेरिलाइजेशन करेंगे वो देखिए, रबर, प्लास्टिक गुड्स, सिरिंज, गाउन, ड्रेसिंग मटेरियल और कल्चर मीडिया, इन सब का हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे ऑटोक्लेव के अंदर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क है उसका पास्चराइजेशन के लिए टेम्परेचर। होल्डर मेथड, इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। और फ्लैश मेथड, जिसका दूसरा नाम है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा? 72 डिग्री सेल्सियस, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 15 से 20 सेकेंड। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन में रेडिएशन। रेडिएशन की डोज कितनी होगी? 2 से 2.5 mRad। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो स्पोर को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, जो बैक्टीरिया के कुछ स्पोर होते हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो या तो ऑटोक्लेव में होंगे या फिर रेडिएशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2% ग्लूटेरल्डिहाइड। 2% ग्लूटेरल्डिहाइड, इसका मोस्टली यूज़ स्कोपी आइटम्स जैसे एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और ET ट्यूब, इनको स्टेरिलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रिसोल 5%। जो क्रिसोल 5% है इसका मोस्टली यूज़ जो शार्प इक्विपमेंट है, ठीक है, शार्प इक्विपमेंट है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। किसको? क्रिसोल 5%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या मोस्टली HIV और हेपेटाइटिस एंटीजन सरफेस इक्विपमेंट के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट है HIV और हेपेटाइटिस का, अगर उसका कोई भी इक्विपमेंट है तो उसको स्टेरिलाइज किससे करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, बॉडी के इम्यून सिस्टम का फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन के प्रति अबनॉर्मल रिएक्शन दिखाने को क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है या एंटीजन है वो इंटर करता है तो उसके खिलाफ बॉडी क्या दिखाती है? रिएक्शन दिखाती है, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन के आधार पर मैंने इसको 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट में देखिए, एनाफाइलेटिक रिएक्शन या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो उसमें सबसे पहले रिएक्शन होगी, वो कौन सी होगी? एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन है IgE वो सबसे ज़्यादा बनने लगती है। ठीक है, वो एक्सेस अमाउंट में बनने लगती है, और जो मास्ट सेल्स है उससे जुड़कर जो हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, उसको सिक्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप 2 कौन सी? साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? IgG और IgM। ठीक है, IgG कौन सी? इम्यूनोग्लोबिन गामा और इम्यूनोग्लोबिन म्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यह मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी? इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो टाइप 3 है। और इसमें टाइप 4 देखिए, इम्पोर्टेंट है। टाइप 4 का नाम क्या है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कौन से टाइप में आती है? टाइप 4 में। और इसका दूसरा नाम क्या है?
टी सेल मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो टी लिम्फोसाइट है और जो इम्यूनोग्लोबिन है वो इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको सेल मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। सेल मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन में आपने देखा होगा जो टी लिम्फोसाइट्स है वो इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। यह एलर्जिक सब्सटेंस के एक्सपोजर होने से 12 से 72 घंटे के बाद में देखने को मिलती है, इसीलिए इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। जो भी अगर कोई भी एलर्जी होगी तो जो इसके साइन सिम्टम है वो 12 से 72 घंटे के बाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी इसमें डिले देखने को मिलता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे आपने देखा होगा मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं, वो कौन से में आता है, टाइप 4, ठीक है। इसमें मैंने इसकी मैनेजमेंट के लिए सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी है, एड्रेनलिन या ड्रग ऑफ चॉइस है, किसमें, हाइपर सेंसिटिविटी में। दिल्ली एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी, तो क्या होगा, एड्रेनलिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फेक्शन की, कि इन्फेक्शन किसे कहते हैं, द लॉजमेंट एंड मल्टीप्लेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू होस्ट टिश्यू कॉल्ड इन्फेक्शन। मतलब कोई भी होस्ट है, कोई भी बॉडी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर अपनी वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, वही क्या है, इन्फेक्शन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके जो नॉर्मल पॉइंट है एग्जाम में क्वेश्चन उससे बनते हैं उनकी बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में से इसमें से सभी में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको ध्यान से पढ़ना, नोट करना। फर्स्ट देखिए, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया इज मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन पीपल विद HIV डिजीज। उन जिन लोगों को HIV डिजीज़ है तो उसमें मोस्ट अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कौन सा है, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है कि अब मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा है, जिनको HIV है, एड्स है, तो उनमें क्या है, न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइटोजेनिक इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को हम फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस इन्फेक्शन में जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान और सर्जरी प्रोसीजर के दौरान जो भी इन्फेक्शन फैलता है तो उसको क्या कहते हैं, आइटोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है वो ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, ठीक है, कंसल्ट करवा रहा है, तो उस दौरान उसमें इन्फेक्शन फैल रहा है तो उसको क्या बोलोगे, आइटोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय ए पर्सन आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। कुछ लोग तो इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा और 48 घंटे बाद में अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स बाद, तो वो होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। टाइम पीरियड कौन सा होगा, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, तो वो क्या होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। एम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं, जब कोई पेशेंट पहले से ही एक बीमारी से ग्रसित हो, एक इन्फेक्शन से ग्रसित है और उसमें एक दूसरा और इन्फेक्शन आ गया, वो क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। यानी एक पर्सन है उसमें पहले से वो किसी एक इन्फेक्शन से ग्रसित है और उसके अंदर एक इन्फेक्शन और देखने को मिल गया, तो वही क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन किसे कहते हैं, ऐसा इन्फेक्शन जिसमें कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो ना हो, ठीक है। ऐसा इन्फेक्शन जिसके अंदर किसी भी तरह का साइन सिम्टम नहीं दिखे तो उसे क्या कहेंगे, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अपना दूसरा पार्ट आएगा तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।